हेलो स्टूडेंट, जैसा कि ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें है, और बाकी बुक्स में ऐसे मैटर प्योरिटी के नाम से चैप्टर मिल जाएगा। बाकी जो स्टेट बोर्ड्स के बुक्स हैं उसमें तो इस मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भी हमारे आसपास के पदार्थ हैं वो या तो ठोस होते हैं, या तो द्रव होते हैं, या तो गैस होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पहले लेसन ही हमारा यही था, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब देखते हैं कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, इसमें जो पदार्थ है, मैटर है, वो किस फॉर्म में है, शुद्ध है, अशुद्ध है, इसके बारे में, और वो क्या क्या है इसके बारे में ब्रीफ पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पदार्थ होता है दो टाइप से हमें मिलता है। एक तो शुद्ध पदार्थ होता है, एक तो मिश्रण होता है जो मिक्सचर बोलते हैं, और शुद्ध होता है प्योर मैटर होता है, और ये मिक्सचर होता है मिश्रण। तो एक एक करके इनको देखते हैं। शुद्ध क्या होता है? शुद्ध पदार्थ वो होता है जो समान प्रकार के तत्व या कणों से जो मिलके बनता है, उसे शुद्ध पदार्थ करते हैं। जो शुद्ध पदार्थ ऐसे समझिएगा कि जो शुद्ध पदार्थ बना होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। तो जो कण होते हैं उनका अगर रासायनिक गुणधर्म एक जैसा है तो वो एक टाइप के कण हुए, और एक टाइप के कणों से जो मिलके पदार्थ बना होगा वो शुद्ध पदार्थ होगा। अब शुद्ध पदार्थ कितने टाइप के होते हैं? शुद्ध पदार्थ भी दो टाइप के होते हैं। ये जो समान कणों से मिलके बने होते हैं शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब आगे देखेंगे हम कि शुद्ध पदार्थ को हम कैसे दो टाइप में डिवाइड करते हैं। तो शुद्ध पदार्थ दो टाइप में डिवाइड होता है, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक, यानी कि एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं और यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं। तो तत्व यानी कि एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट उपस्थित हैं सारे तत्व हैं। तो इनका कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, सारे शुद्ध पदार्थ जो उनसे पदार्थ बनता है वो सारे शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे कि लोहा ले लीजिए या सोडियम ले लीजिए, ये सारे शुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल हो जाएंगे, और ये सारे तत्व हैं जो पीरियोडिक टेबल में उपस्थित हैं। और यौगिक देखते हैं। यौगिक क्या होता है? यौगिक होता है मतलब यौगिक वो होता है जिसमें जो तत्व होते हैं वो एक मतलब फिक्स्ड रेशियो में, मतलब जो उनका अनुपात होता है वो फिक्स होता है, समान प्रकार के अनुपात से मिलके बनते हैं यौगिक। जो तत्वों का समान प्रकार का अनुपात होता है, उससे जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो तत्व बनता है, वो तत्वों की रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो समान प्रकार के अनुपात में तत्वों को लेने से, रासायनिक अभिक्रिया करने से जो बनता है वो होता है यौगिक, यानी कि कंपाउंड होता है। और अगला हम देखते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण समझ लीजिए कि एक से अधिक प्रकार के जो कणों से मिलके बनता है। जो पदार्थ होता है एक से अधिक प्रकार के कणों से मिलके बना होता है, यानी कि जो कण होते हैं उनका रासायनिक गुणधर्म अगर अलग अलग है तो वो मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण का एग्जांपल आप सिंपल सा समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ का मिक्सचर ले लीजिए। जो हमारे पास जो जल होता है उसमें भी कई सारे बहुत सारे जो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे आयरन पाया जाता है और सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ऐसे एग्जांपल ले लीजिए ऑक्सीजन, यानी कि वायु का एग्जांपल लेते हैं अगर, तो वायु में, हमारे वायुमंडल में जो वायु पाई जाती है उसमें बहुत सारी नमी पाई जाती है। मतलब सोडियम पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? मिश्रण बोलेंगे, यानी कि मिक्सचर बोलेंगे। तो अब देखिएगा मिश्रण क्या होता है। मिश्रण भी दो टाइप में डिवाइड हो गया। आपको मैंने बता दिया कि मिश्रण होता क्या है, किस टाइप के पदार्थ होते हैं मिश्रण, और इस मिश्रण को भी हमने दो टाइप में डिवाइड करा है। एक होता है समांगी मिश्रण, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और एक होता है विषमांगी मिश्रण, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो इनको थोड़ा सा समझते हैं एक एक करके। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर को समझिएगा, ऐसा मिक्सचर होते हैं जिसमें जो भी ऐसे मिक्सचर होते हैं जो इनको मिलाने के बाद से इनको अलग करने के लिए हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया की यूज करनी पड़ती है, यानी कि मतलब इनको हम किसी भी भौतिक अभिक्रिया के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे कि अगर हम जल और चीनी का मिश्रण ले लें, जल और चीनी का मिश्रण क्या होता है? एक दूसरे से परस्पर घुल जाते हैं, और परस्पर घुल जाने के बाद क्या होता है? इनको हम किसी भी भौतिक अभिक्रिया के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। इसको हम अलग करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया लगा के इनको हम अलग कर सकते हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। इसमें जो कण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, अच्छे से घुल जाते हैं। ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण बोलते हैं। और ये विषमांगी मिश्रण, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर हो गया जिसमें जो कण होते हैं, मतलब
एक अनुपात में मिलते हैं, यानी कि एक मतलब एक समान अनुपात में न मिलके अलग टाइप से मिलते हैं, मतलब कण हमको सिंपल से अलग अलग दिख जाए, ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर चीनी और बालू को यानी रेत को आपस में मिक्स किया जाए तो कैसे मिक्स होगा ये, मतलब चीनी के कण अलग दिखेंगे और रेत के कण अलग दिखेंगे, वो मिलेंगे तो अच्छे से मिलेंगे आपस में, लेकिन उनके कण अलग अलग रहेंगे। तो इनको क्या होगा कि हमें इनको पृथक करने के लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया की जरूरत नहीं होगी, इनको हम भौतिक अभिक्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल हमने देख लिया, मिक्सर बता दिया मैंने आपको क्या होता है, और आपको मैंने शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक बता दिया। और आगे हम देखते हैं कि आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि तत्व की डिवाइडेशन पढ़ लेंगे कि तत्व क्या होता है, कितने टाइप से इनको डिवाइड किया जाता है। तो अब हम तत्व को देखते हैं, यानी कि एलिमेंट को देखते हैं कि इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, कितने पार्टों में डिवाइड होता है। तो तत्व एलिमेंट जो होता है वो 3 टाइप से डिवाइड होता है, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है और मेटोलॉइड होता है, यानी कि धातु होता है, अधातु होता है और उपधातु होता है। तो हम इनको एक तरह से तुलनात्मक वे में देखेंगे कि धातु, अधातु और उपधातु में किसके गुण क्या है, इसके हिसाब से जानेंगे, इनके एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे जो हमारे 9th के सिलेबस के अनुसार है। तो धातु यानी कि मेटल, धातु होता क्या है, धातु जो होता है ना, ये जितने भी तत्व होते हैं ना ये प्रकृति में पाए जाते हैं, इनको हम बना नहीं सकते हैं, और ये मतलब समान प्रकार के वो मतलब कणों से मिलके बने होते हैं, जिनको हम मतलब इनको डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं, अलग अलग धातु मतलब एलिमेंट्स में डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं, ये एक समान टाइप के होते हैं। तो इसमें जो धातु होता है, मेटल होता है, वो क्या होता है, चमकदार होता है, यानी कि ये जो धातु होगा वो चमकदार होगा, और ये क्या होगा, कंडक्टर होगा, यानी कि सुचालक होगा, उष्मा तथा विद्युत यानी कि करंट उसमें फ्लो कर जाएगा। जो भी हमारा धातु यानी कि मेटल होगा उसमें करंट फ्लो हो जाएगा, उसमें हीट फ्लो हो जाएगा, यानी कि उष्मा फ्लो मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगी उष्मा और विद्युत धारा यानी कि करंट। और ये सोनरस होती है, ये मेरे को टर्म बहुत ही अजीब लगा बट एनसीईआरटी में ये है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब किसी धातु को हम किसी वस्तु पे अगर मारते हैं तो वो आवाज़ करता है, यानी कि वो ध्वनि उत्पन्न करता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये सोनरस होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये शायद कभी हिंदी में जेई क्वेश्चन पूछे, जेई मेंस यानी कि क्वेश्चन बनाए और उसमें किसी प्रोफेसर ने ऐसा दे दिया, तो ये हो सकता है। और एक देखते हैं ये तन्य होता है। तन्य का मतलब क्या होता है कि ये जो धातु होते हैं ना, इनको हम पीट पीट के एक चादर के रूप में बना सकते हैं या फिर पतले तार के रूप में इसको खींच सकते हैं। मतलब इनमें ये तन्य होने का मतलब तन्ने का गुण होता है, मतलब इनको पीट के चपटा कर सकते हैं या तन्य बना सकते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें धातु का, तो धातु का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका गोल्ड हो जाएगा, मतलब चांदी हो जाएगा और आयरन हो जाएगा। ये सारे जो होते हैं धातु होते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप मतलब पढ़ेंगे जब आप, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरे पीरियोडिक टेबल को हम धातु, अधातु, उपधातु और अक्रिय गैसों में डिवाइड करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं अधातु यानी कि नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल धातु से थोड़ा सा गुण इनका अलग होता है। देखिएगा यहाँ पे जो धातु होता है वो हमने पढ़ लिया कि वो चमकदार होता है, लेकिन जो अधातु होता है वो चमकदार नहीं होता है, यानी कि ऐसे सिंपल वे में पड़ा होता है, यानी कि उसमें कोई लाइट नहीं होती, यानी चमक नहीं होता है। और सबसे बड़ा गुण ये ध्यान रखिएगा कि ये तन्य नहीं होता है, तन्य नहीं होगा और मतलब भंगुर होगा। मतलब क्या होता है भंगुर का मतलब कि तन्य नहीं होगा। इनको पीट पीट के हम मतलब चपटा नहीं बना सकते हैं, तार की तरह खींच नहीं सकते हैं। इनको जब हम ऐसा कोशिश भी करते हैं अगर बनाएगा तो ये भंगुर होते हैं, यानी कि टूट जाते हैं आसानी से, मतलब टूट जाएंगे। भंगुर का मतलब ये हुआ कि आसानी से टूट जाते हैं। और अगला हम देखते हैं कि क्या होता है, ये कुचालक होते हैं, यानी कि ये नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी कि मतलब इसमें करंट, विद्युत धारा और उष्मा ये दोनों फ्लो नहीं होता है, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक फ्लो नहीं होता है, कुचालक होते हैं। इसमें अब मैंने बता दिया कि सोना जो होता है ना वो बेस्ट, मतलब वो मतलब ये जो गोल्ड होता है ना ये बेस्ट कंडक्टर होता है एक तरह से। और ये जो भी अधातुएं होती हैं वो कंडक्टर नहीं होती हैं। और इसमें भी आपको एक सोनरस, मैंने यहाँ पे बताया था कि ये सोनरस होता क्या है। तो यहाँ पे जो सोनरस होता है ये अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है, सोनरस का गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता है। तो कभी भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये टर्म बहुत ही अजीब है, बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आएगा। और इसके एग्जाम्पल देख लें तो सल्फर ले लीजिए या ऑक्सीजन ले लीजिए, ये सारे अधातु के रूप में पाए जाते हैं।
अगला हम देखते हैं उपधातु यानी कि मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होता है? ये धातु और अधातु के बीच का गुण शो करता है, यानी कि कुछ इसका गुण कुछ इसका गुण ऐसे गुण शो करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड यानी कि उपधातु बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। ये इन दोनों के बीच के गुण को मतलब दर्शाता है। इसमें हम सिलिका ले लें या फिर बोरान ले लें तो ये क्या करते हैं? उपधातु के गुण दर्शाते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रियाओं में अंतर क्या है, ये हमारे सिलेबस में है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स में हम पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज और रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार से हम क्या करते हैं, कोई तत्व है तो उससे कोई नया तत्व या यौगिक जो भी मिश्रण या यौगिक बनाएंगे हम, तो ये जो बनता है तो ये किस प्रकार भौतिक परिवर्तन के द्वारा या रासायनिक परिवर्तन के द्वारा बनता है। एक मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो भौतिक परिवर्तन के द्वारा जाता है। और रासायनिक में क्या होता है कि दो या दो से अधिक तो जो पदार्थ होते हैं वो आपस में अभिक्रिया करके किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं यहाँ पे कंपैरिजन वे में, यानी कि एक दूसरे से तुलनात्मक वे में। तो उत्क्रमणीय होता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन जो होता है उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय होने का मतलब समझिएगा यहाँ पे। उत्क्रमणीय होने का मतलब क्या होता है कि अगर ये स्टेट ए में है तो ये क्या होगा कि स्टेट बी में जाएगा, तो फिर वापस इसको हम बी से ए में ला सकते हैं। तो इस ऐसी अभिक्रिया को जो मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाए फिर वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस आए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। और तो ये जो भी इसमें भौतिक परिवर्तन होता है किसी पदार्थ का, तो वो क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। और रासायनिक में देखेंगे तो ये अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि अगर कोई ए मतलब पदार्थ है, इसको अगर बी में कन्वर्ट हो गया रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, तो फिर इसे बी से ए में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। और देखेंगे कि ये भौतिक परिवर्तन के द्वारा नए पदार्थ नहीं बनते हैं। जो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वो एक पदार्थ से दूसरे मतलब कोई एक पदार्थ है तो उससे कोई दूसरा पदार्थ नया पदार्थ नहीं बनेगा, एक बस उसका अवस्था परिवर्तन होता है, जैसा कि भौतिक परिवर्तन में होता है। और मतलब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि नए पदार्थ बनते हैं। नए पदार्थ बनते हैं ये मतलब दो तत्व होते हैं, दो तत्व आपस में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं रासायनिक क्रिया के द्वारा, और जो यौगिक होता है उनका गुणधर्म इन दोनों तत्वों के गुणधर्म से काफ़ी अलग होता है। आगे हम देखते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, ये जो भी हम परिवर्तन करवा रहे हैं, इसमें हमें जो मतलब प्रकाश के रूप में या हीट के रूप में जिस प्रकार के भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो कम आवश्यकता होती है, या फिर ये कहें कि वो मतलब ऊष्मा अगर अवशोषित कर रहा है या फिर उत्सर्जित कर रहा है, मतलब या तो सूख रहा है या तो फिर बाहर निकाल रहा है, यानी ले रहा है या बाहर निकाल रहा है। तो ये जो होता है भौतिक परिवर्तन में कम होता है कंपेयर टू रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा जो होता है वो ज़्यादा मतलब या तो अवशोषित करता है या तो उत्सर्जित करता है। इन दोनों का हम एक एग्जांपल अगर देखें तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? बर्फ़ का पिघलना, यानी कि बर्फ़ क्या हो रहा है, बर्फ़ अपना ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में अगर परिवर्तित हो रहा है तो इसमें ये भौतिक परिवर्तन हो रहा है। और भौतिक परिवर्तन का ये एग्जाम्पल हो गया। मान लीजिए जो उत्क्रमणीय होगा और जो मतलब नया पदार्थ नहीं बनाएगा और ऊष्मा कम मात्रा में उत्सर्जित या अवशोषित करेगा। रासायनिक में अगर देखें तो लकड़ी का जलना, लकड़ी को अगर हम मतलब लकड़ी को अगर हम हीट देके अगर उसको जलाया जाता है तो इससे क्या होता है? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और फिर इसे वापस मतलब यह अनुत्क्रमणीय होता है, वापस इसको हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यह अधिक मात्रा में या तो मतलब प्रकाश अवशोषित करता है या उत्सर्जित करता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, यानी कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। इसके बारे में हमने अच्छे से स्टडी कर लिया। और आगे हम देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम मतलब हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, यानी कि मतलब जो भी ये लॉ ऑफ स्थिर अनुपात का नियम है, इसमें क्या होता है कि जो भी मतलब दो तत्व आपस में मिलकर कोई एक तीसरे तत्व का निर्माण करेंगे, तत्व का नहीं यौगिक का निर्माण करेंगे, तो उनका जो दोनों तत्वों का जो अनुपात होगा, यानी कि जो उनके मिलने का आपस में जो अनुपात होगा वो सदैव स्थिर रहेगा। यानी कि कितना भी मात्रा में उनको अगर बनाया जाए, थोड़े से मात्रा में या अधिक मात्रा में बनाया जाए, तो उनका जो अनुपात रहेगा वो स्थिर रहता है। और ये जो मतलब क्या होता है, समान प्रकार के तत्वों से मिलके बने होते हैं। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं अगर जल का,
तो जल क्या है, ये जल को अगर हम देखेंगे तो ये जल का जो फार्मूला होता है ये होता है H2O, यानी कि जो जल होता है वो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परस्पर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो बनता है वो जल बनता है। जल एक यौगिक होगा जो दो तत्व यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनेगा। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलते हैं वो एक समान अनुपात में मिलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि ये सारे जो 1:8 का अनुपात है ये कैसे हम लिख रहे हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे जब आगे हम स्टडी करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, यानी अणु और परमाणु के बारे में, तो वहाँ से हम इसको पढ़ लेंगे। तो यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में होते हैं, समान तत्वों से बने होते हैं। ये हो गया आपका स्थिर अनुपात का नियम। फिर अगर एक और एग्जांपल, एक और लॉ आपके क्लास 9th में दे रखा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हर जगह आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, बहुत ही जगह पे आपने पढ़ा होगा और लगभग मेरे को लग रहा है हर क्लास में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो हमारा द्रव्यमान होता है, जो तत्व हम मतलब ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं पदार्थ, उसका जो द्रव्यमान होगा वो आफ्टर मतलब अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद भी समान रहेगा, यानी कि द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। और ना ही हम द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि जितना द्रव्यमान लेंगे उतना ही रहेगा।